अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखें। पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों की जो सुबह है वो बहुत अच्छी गुजर रही है। पता नहीं क्यों मेरी सुबह के अंदर भी बहुत हैप्पी गुजरी है, और हालांकि डिस्पाइट द फैक्ट कि इतनी हैप्पी सुबह नहीं थी, बट फिर भी पता नहीं अब बहुत इस वक्त मेरा मूड बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज हमारे CTH के एक बहुत वैल्यूबल टीम मेंबर जो कि हमारे दोस्त भी हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनकी बर्थडे है आज। कासिम शफीक की बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे कासिम। आई होप दैट यू हैव अ वंडरफुल ईयर और आप बहुत सारी खुशियाँ मनाएं, पार्टी करें। बर्थडे के बारे में और भी मेरे पास एक सरप्राइज़ है, मगर मैं आपको एक और इंसान को भी विश करना है, बट स्लाइटली टुवर्ड्स लेटर हाफ ऑफ द शो मैं करूँगी। फ़िलहाल मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज का जो शो है दोस्तों वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार है, क्योंकि आज हम बात करेंगे फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में। हम फ़ोटोग्राफ़ी की मास्टर क्लास देंगे। बहुत सारे हमारे पास नामवर फ़ोटोग्राफ़र्स आएंगे, वो हमें बताएंगे कि पोज़ कैसे करते हैं, तस्वीर कैसे लेते हैं, तस्वीर फ़ोन से कैसे ली जाती है, DSLR कैमरा से कैसे ली जाती है, और जो भी बाकी दीगर कैमरेज़ हैं जिनके मुझे नाम नहीं आते उनसे कैसी ली जाती है। तो हम ये सब जानेंगे अपने मेहमानों से थ्रू आउट द शो। होपफुली आफ्टर वॉचिंग यू एंड आई विल नो हाउ टू टेक अ वन डिसेंट पिक्चर। होता है ना, जब आप फ़ोन से ले रहे हो तो मुझे तो समझ ही नहीं आती कि यहाँ नीचे से लेते हैं तो बंदा लंबा लगता है या ऊपर से लेते हैं तो बंदा लंबा लगता है। कुछ ना कुछ होता है, या तो बंदा बोने लग रहे होते हैं या फिर वो सर बड़े हो जाते हैं, टांगें छोटी हो जाती हैं, कुछ अजीब सा ऑफ हो जाती है कहानी। खैर एनीवेज, तो हाउ टू टेक गुड फ्लैटरिंग पिक्चर्स, सिर्फ इसलिए मैं जानना चाहती हूँ ताकि हर पिक्चर की तरह बहुत अच्छी है। यस इट्स ऑल अबाउट मी। बट आई थिंक कि आजकल 99% जो फोटोग्राफी है, स्पेशली फोटोग्राफी जो हम अपने फ़ोन से करते हैं, वो ये है, या किसी को आप फ़ोन पकड़ाते हैं और आपकी तस्वीर खींचता है, वो डंडी के ऊपर सेल्फी स्टिक के ऊपर लेते हैं। बट yeah, so we're going to talk about all the different forms, and then तस्वीर खिंचवाते हुए पोज क्या देना चाहिए, क्या अपनी बॉडी पूरी टिल्ट करनी चाहिए और शक्ल ऐसे करनी चाहिए वगैरह वगैरह। नॉट द वो वाले पोज, शादी पोज की बात नहीं कर रही, बट जनरली कि हाउ कैन यू लुक गुड, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें आती हैं, समझ नहीं आती कैसे। तो ये सब जानेंगे हम लोग लेटर ऑन इन द शो। इस वक्त मेरे पास आज की टॉप स्टोरीज़ हैं जिससे मैं आपको आगाह करना चाहती हूँ। तो चलते हैं टॉप स्टोरीज़ की तरफ। लाहौर के शहर से, लाहौर के अंदर बहुत सारी मूसलाधार बारिश हुई कल, जिसकी वजह से बहुत सारा जो शहर का हिस्सा था वो डूब गया। ये बारिशों का सिलसिला मानसून का तो चल ही रहा है, मगर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसके साथ एक मर्ज़ जो कि काफ़ी अरसे से हमारे मुल्क के अंदर है, डेंगू का मर्ज़। वो मर्ज़ बहुत ज़्यादा उठकर आया है पंजाब के अंदर, और लाहौर में 87 केसेस डेंगू के पता चले हैं 24 घंटों के अंदर अंदर, और सारे के सारे पेशेंट्स को ऑब्वियसली क्रिटिकल केयर में शिफ्ट कर दिया। जब डेंगू के बारे में मैं ये बताती चलूँ कि उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो जॉइंट के अंदर तकलीफ़ होती है, मुझे खुद हो चुका है, बहुत ख़तरनाक बीमारी है। जॉइंट के अंदर पेन होता है, हेडेक होता है, बुखार चढ़ता है, नौजिया होता है। ये सारे के सारे सिम्टम्स जो होते हैं जब तक माइल्ड होते हैं तब तक तो इतने ख़तरनाक नहीं होते, मगर ऑब्वियसली अगर ये 87 पेशेंट्स जो हैं ये हॉस्पिटल तक पहुंचे हैं तो बात ये है कि ये क्रिटिकल हो गई है, और ये वाकई में बीमारी जानलेवा भी है। ये मच्छरों से फैलती है। जहाँ जहाँ पे स्टैगनेंट पानी है, खड़ा हुआ पानी है, वहाँ पर मच्छर ब्रीड होते हैं और फिर इस बीमारी को फैलाते हैं। इससे बचाव का तरीका सिर्फ ये है कि मच्छरों का ख़ात्मा। उसके वजह से जो बेसिकली चीफ़ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार हैं पंजाब के, उन्होंने ऑर्डर्स लॉन्च कर दिए हैं कि किसी तरह इरेडिकेशन शुरू हो, जिसके अंदर ऑब्वियसली मच्छर के स्प्रेज हुए होंगे और पानी को खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि इसके अंदर, इस पर्टिकुलर बीमारी के अंदर कोई दवाई नहीं है एज सच। आप सिर्फ़ और सिर्फ इसके सिम्टम्स को एलिविएट कर सकते हैं, यानी कि इसके जो इस बीमारी की वजह से जो आपको सिम्टम्स होते हैं, जो आपको चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, उनको सिर्फ एलिविएट कर सकते हैं। एंटीबायोटिक नहीं खा सकते, ये इट्स नॉट अ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। तो बेसिकली आप सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामिनोफेन ले सकते हैं। ब्रूफिन खाने के लिए बहुत सख्त डॉक्टर्स बाय द वे मना करते हैं। क्यों मना करते हैं ये मैं साइंस नहीं मुझे पता, मगर मुझे जब हुआ था तो डॉक्टर ने कहा था ब्रूफिन बिल्कुल नहीं खानी है।
अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक के तरफ। ब्रेक से वापस आऊँगी, आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाऊंगी, तो कहीं ना जाइएगा दोस्तों, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान जो हैं वो सेट पे मौजूद हैं, मिलवाना चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आए हैं हम सब लोगों के लिए। तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं शम्स बादशाह। ये बेसिकली ब्रांड स्ट्रैटेजी लीडर हैं एयरलिफ्ट एक्सप्रेस के। एयरलिफ्ट एक्सप्रेस के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बेसिकली एक एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए हम लोग बहुत सारी घर की ज़रूरियात ऑर्डर कर सकते हैं, जिसके अंदर ग्रोसरीज़ हैं, जिसके अंदर स्पोर्ट्स की गुड्स हैं, स्टेशनरी है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, और ये सब चीज़ें आपके घर पर ऐसे डिलीवर होती हैं। क्यों? मैं आप लोग को ये बताती हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये 30 मिनट के अंदर अंदर इनका दावा है कि जल्दी जल्दी आती है, क्योंकि ये इन सब के वेयर हाउसेस के अंदर होती है। ऐसे ही जी ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया जी बहुत बहुत फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू। सो अबाउट द सर्विस, जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इट्स वन ऑफ अ काइंड सर्विस, और विद इन जस्ट 30 मिनट्स हम आपके रोज़मर्रा महाना या कहते हैं रोज़ाना की जो अशिया होती हैं वो आपको सिर्फ 30 मिनट के अंदर आपके घर पे बगैर किसी चार्जेस के डिलीवर करते हैं। इसमें चार्जेस भी नहीं होते, डिलीवरी चार्ज नहीं होता। तो जो एक मिनिमम जो आप ऑर्डर क्वांटिटी होती है उसके अंदर वी डोंट चार्ज। वो वी थिंक कि वो इतनी कम होती है कि हर पाकिस्तानी आसानी से जो है वो ऑर्डर कर सकता है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है? 500 रुपये, 2-3 आइटम। 500 रुपये के अंदर अगर ऑब्वियसली अगर मैं घर का सौदा ऑर्डर करूँगी तो वो 500 रुपये से तो कहीं ज़्यादा होता है। तो डिलीवरी चार्ज नहीं होगा। बिल्कुल डिलीवरी चार्जेस और 30 मिनट्स में। और 30 मिनट्स के अंदर। ये आप कन्विक्शन के साथ और अगर ऐसा ना हुआ तो अब हम डेफिनेटली यहाँ पे हम शम्स को कॉल करेंगे और हम शम्स से पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। मुझे ये बताएं कि एयरलिफ्ट किन किन लोगों के लिए है? सो एयरलिफ्ट इस वक्त तमाम पाकिस्तानियों के लिए है, वो चाहे स्टूडेंट्स हों, हाउसवाइफ्स हों, वर्किंग कपल्स हों, वर्किंग पीपल हों। सो ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए है। ये बाय द वे ये पाकिस्तानियों ने बनाई है ऐप, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है, और ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए। ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि आपके इस ऐप के अंदर क्या क्या ऑफरिंग्स है, थोड़ा डिटेल में। तो हमारा सबसे पहला जो काइंड ऑफ कंज्यूमर एक्सपीरियंस हम जो क्रिएट करते हैं वो ये है कि तमाम ऐसी चीज़ें पाकिस्तानियों को मुहैया हो जाएं जो कि उनको आम दुकानों में मिलती हैं। तो इसके अंदर हमारे पास हज़ारों की तादाद के अंदर मुख्तलिफ़ अशिया हैं। इसमें आपका डेली मुर्रा का सर्व सौदा, फ्रेश प्रोड्यूस, वेजिटेबल्स, मीट, दूध, चीनी, दही, अंडे, चिप्स, ड्रिंक्स, जो भी आप ऑर्डर करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एज अ कंज्यूमर, मैं ना जब सब्ज़ी ख़रीदती हूँ या फॉर एग्ज़ाम्पल वो सब्ज़ी वाले से एक हैगलिंग होती है कि ये 10 रुपये कम करो और 5 रुपये कम करो, और मैं नहीं बल्कि मेरे ख्याल में सारी की सारी ख़वातीन इसमें होती हैं, तो आप लोगों के जो रेट्स हैं क्या वो कम्पिटिटिव हैं? तो हम इस चीज़ से देखें, हम खुद पाकिस्तानी हैं, हम भेजा जाते हैं चीज़ें लाने के लिए, बाखूबी वाकिफ़ हैं। तो ना सिर्फ रेट्स कम्पिटिटिव हैं, हमारी मंथली सेल्स चलती हैं, प्रोमोस चलती हैं, और अपने ख़ास कस्टमर्स के लिए हम लोग डिफरेंट प्रोमो कोड्स हर दिन निकालते रहते हैं। ओके, तो यानी कि आपको एक तो ना तो आपको जाना पड़ रहा है, एक तो उस ख्वारी से आप लोग बच रहे हैं, उसके बाद आपको डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं। ज़बरदस्त। मुझे थोड़ा सा बताएं अपनी कंपनी के मिशन के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में। आपने कहा कि पाकिस्तानी कंपनी है और ये क्या इंटरनेशनल भी कंट्रीज़ में जाएगी? जी, इट लुक्स लाइक इट। जी। तो इस वक्त जो है हमने 1 साल पहले हमने कोविड के दौरान हमारा डिफरेंट मॉडल था। पहले हम लोग एक बस ट्रांजिट सर्विस के अंदर थे जो एयरलिफ्ट के नाम से जानी जाती थी। बिल्कुल ऐसे ही। हमने देखा कि जैसे ही कोविड आया तो हमने कहा ये शायद लोगों के लिए, उनकी हेल्थ के लिए एक मुश्किल चीज़ बन जाएगी। तो हमने कम्प्लीटली चेंज करके हमने ग्रोसरी डिलीवरी के अंदर आके जहाँ पे हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, कन्वीनियंस प्रोवाइड कर सकते हैं। सो वहाँ से पिछले 12 महीने के अंदर ये जर्नी स्टार्ट हुई ग्रोसरी डिलीवरी की। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम लोग 12 शहरों के अंदर 9 से ज़्यादा शहरों के अंदर पाकिस्तान के अंदर है, और इंशाल्लाह 1-2 महीने के अंदर हम लोग इंटरनेशनल भी जो है। दैट्स राइट। और अगर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, पेशावर, सियालकोट या हैदराबाद में रहते हैं तो आप इस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। एंड आई रियली लाइक दिस थॉट कि हम मतलब शम्स को वी कैन कैच हिम फॉर यू गाइस। एंड 30 मिनट में आपके घर पे ग्रोसरी आएगी। मुझे बताएं कि जो आप 30 मिनट पे कैसे आ सकती है? बिकॉज फॉर एग्जांपल
आपका जिस तरह ग्रोसरी स्टोर होता है जिसके पास बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, उस तरह का ग्रोसरी स्टोर है कहीं पे जो कि मेरे घर के करीब होगा? अगर मैं कराची में फॉर एग्जांपल डिफेंस में रहती हूँ और मैं किसी को जानती हूँ जिसके घर पे मैं ग्रोसरी डिलीवर करवा रही हूँ जो कि गुलशन में रहते हैं, तो क्या इधर भी 30 मिनट्स में आएगा, उधर भी 30 मिनट्स में आएगा? तो आप गुलशन करें, क्लिफ्टन करें, किसी भी इलाके में आप करें, हमारे मल्टीपल वेयर हाउसेस हैं पूरे कराची और हर शहर के अंदर। तो वहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें स्टॉक करते हैं, उसको देखते हैं कि कंज्यूमर की क्या नीड है रोज़मर्रा की, और जहाँ भी वो लोकेटेड है हम उसको जो है करीब ही वेयर हाउस से डिलीवर कर देते हैं। ओके, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसा तो नहीं होगा कि अगर आप किसी और हिस्से में है शहर के, तो उस वाले वेयर हाउस के पास वो सामान ना हो, इन्वेंट्री ना हो फॉर इंस्टेंस? ये जी हमारा जो पहला सबसे जो चैलेंज होता है वो यही होता है कि हमने अपने कस्टमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई करना है। Right. तो उसके लिए हम लोग इंश्योर करते हैं कि हमारे जितने भी छोटे वेयर हाउसेस हैं जो कि लोगों के घरों के करीब हैं, उनकी रात को या दिन के अंदर डेली जो है वो फुलफिलमेंट होती है। यानी बड़े वेयर हाउस से छोटे वेयर हाउस में रोज़ाना जो है फुलफिलमेंट होती रहती है। तो ऐसा बहुत कम होगा या ऐसा होगा ही नहीं कि आपको वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि मुझे पर्सनली मेरे साथ पता है क्या होता है कि अगर मैं किसी ग्रोसरी स्टोर जाती हूँ, और आजकल मेरे साथ ज़्यादा हो रहा है, मुझे अपनी महीने की ग्रोसरीज ख़त्म करने के लिए 4 डिफरेंट ग्रोसरी स्टोर जाना पड़ता है। मैं आपसे मजाक नहीं करी, मैं आपको बहुत सीरियसली बता रही हूँ, क्रॉस माई हार्ट होप टू डाई, प्रॉमिस, ये सच्ची बात है। मैं 4 डिफरेंट स्टोर्स पे जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि फ़लानी चीज़ फ़लानी जगह पे नहीं होगी, और अगर उस जगह पर होगी तो महंगी होगी, तो उससे बेहतर है कि इस वाले से ले लो, मगर ये वाली चीज़ यहाँ पे होगी ही नहीं, तो फिर वहाँ जाओ। एंड 4 डिफरेंट। तो अब ये तो सारे तमाम पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी सी आई थिंक बेहतरी हो गई है कि आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि क्या प्राइस चल रही है, और अगर वो खुदा ना खास्ता अगर वो आइटम नहीं होता, कोई भी होता है कि वो चीज़ शायद नहीं मौजूद हो, आप उस पर एक नोटिफिकेशन लगा लें। विद इन एन आवर्स आपको नोटिफिकेशन आएगा कि ये चीज़ अवेलेबल हो गई है, अब आप उसको दोबारा ऑर्डर कर लें। तो आज कल 2 दिन के अंदर आपकी तमाम हफ्ते की या माहाना शॉपिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी बगैर कहीं जाए। अच्छा, मैंने आपको पता है ना कि आपके आने से पहले क्या किया था? ऑर्डर कर लिया था आपने चेक करने के लिए हमें। मैंने सोचा, आई जस्ट थॉट कि ऐसा क्यों ना करूं कि मैं ऑर्डर करूं। जब मैं मेकअप रूम में बैठी हुई थी तो मैंने ऑर्डर किया। मैं देखना चाहती थी कि यहाँ पर आके मैंने देख लिया था, मैंने पढ़ लिया था कि मेरे पास कोई आ रहा है और वो कह रहा है कि 30 मिनट्स में आ जाएगा, तो मैं भी वेट कर रही हूँ। देखते हैं कि मेरा ऑर्डर आया या नहीं आया 30 मिनट्स के अंदर। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ शम्स पाशा बैठे हुए हैं एयरलिफ्ट एक्सप्रेस की जानिब से। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इनका ज़बरदस्त किस्म का दावा है कि पाकिस्तान के 9 शहरों के अंदर इनके पास बहुत सारे वेयर हाउसेज़ हैं, और आप अगर उन 9 शहरों में से कहीं पे भी बैठे होंगे, यानी कि कराची जैसे एक बहुत बड़े शहर के अंदर कहीं पर भी होंगे, तो आपको 30 मिनट के अंदर इनकी सारी की सारी जो ऑफ़र के ऊपर, इनके स्टोर के ऊपर जो चीज़ें हैं वो आपके घर पे 30 मिनट्स में डिलीवर हो जाएंगे। ऐसे ही है जी, ऐसे ही जी। और मैं पैसे कैसे दूंगी? तो आप पैसे की आपको बिल्कुल टेंशन किसी को भी लेने की ज़रूरत नहीं। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप एक तो जो है कैश से दे सकते हैं, जैसे आप मामूल हम लोग देते हैं। अगर आपने और कन्वीनियंस लेनी है तो आप इवन अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड हमारे साथ लिंक कर सकते हैं सिक्योर तरीके से, तो आपको किसी चीज़ की झंझट ही नहीं होगी किसी चेंज वगैरह की। और जब आप देना शुरू करेंगे तो आपको डिस्काउंट कोड और प्रोमो कोड जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। ज़बरदस्त। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले डिलीवरी करी थी जब मैं मेकअप रूम के अंदर बैठी हुई थी, जस्ट टू चेक, सिर्फ चेक करने के लिए इनका दावा, ताकि मैं मतलब दूध का दूध और पानी का पानी कर सकूँ ऑन एयर। एंड वी हैव द डिलीवरी दैट हैज़ कम। ये ना मुझसे पूछना मैंने क्या ऑर्डर किया है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोस्त। शुक्रिया जी, वेरी वेरी काइंड ऑफ यू। 30 मिनट्स गाइस। और हम लोगों का ऑफिस काफ़ी कराची के एक डिफरेंट पार्ट पे, ऑब्वियसली हम लोग एक अलग जगह पे रहते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर आज सुबह मैंने ऑर्डर प्लेस किया, जब मैंने आज ऑर्डर प्लेस किया था तो उस वक्त तकरीबन 8:45 हो रहे थे, मगर अगर फॉर इंस्टेंस मैं रात को 11 बजे ही ऑर्डर प्लेस करती तो क्या मुझे ये चीज़ें मिलती? आप 11 बजे ऑर्डर करें, 3 बजे ऑर्डर करें, हमारी तो कोशिश रात के 3 बजे। आप 3 बजे, हमारे अक्सर औकात कस्टमर्स कुछ ऐसे होते हैं जिनको रात को जो है स्नैकिंग की एक चाहत होती है, तो उनके लिए भी ये मैंने स्नैक्स ऑर्डर किए हैं
एंड मेरे सारे के सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हैं। माय गॉड, इट्स ऑल हेयर। मैंने सॉफ्ट ड्रिंक्स और चिप्स ऑर्डर किए थे। अगर आपको भी बाय द वे चाहिए ऑर्डर करना, रात को स्नैकिंग 3 बजे भी हो सकती है। 24 घंटे जो जितने भी बड़े शहरों में हम लोग रोल आउट करते जा रहे हैं उसमें 24 घंटे तक हमारा जो है एम्बिशन है कि हम लोगों को पहुंचाएं चीज़ें। सही, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। और मुझे ये बताएं कि आप लोग अभी हायर कर रहे हैं, अगर आपकी ज़बरदस्त किस्म की टीम को, डायनामिक टीम को किसी ने ज्वाइन करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? तो पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। हम लोग एक्सपीरियंस पे नहीं बल्कि माइंडसेट और वो प्रॉब्लम सॉल्वर थिंकिंग के ऊपर जा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, पाकिस्तान को एक नेक्स्ट स्टेज तक लेके जा सकते हैं, तो आप ज़रूर हमें लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं भी अप्रोच करें और हम लोग बहुत जल्दी अपना जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस लेके चलते हैं। बस ज़बरदस्त। मैं शम्स आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या एयरलिफ्ट पे जितने भी लोग काम करते हैं आपकी तरह खुश होते हैं? ही इज़ अ वेरी हैप्पी मैन। ये ऐसे आए हैं कम होता है हमारे सेट पे गेस्ट, जनरली सुबह को मैंने इनसे पूछा चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, बिकॉज मैं हमेशा सबसे पूछती हूँ क्योंकि सब लोगों का मूड थोड़ा सा ऑफ होता है। एवरीवन जस्ट ही जस्ट वॉक्ड इन लाइक नो आई एम गुड, मैं ठीक हूँ। देखिए, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा। हमारी तरह जिस तरह हमारा मोराल है, मोटिवेशन है, ऐसे ही है। बिकॉज़ ये एक वाहिद टाइम और पाकिस्तान के लिए एक वाहिद प्रोडक्ट हम लोग बनाना चाह रहे हैं जो कि हमें लगता है अगले 5 सालों में या 10 सालों में कम्प्लीटली मॉडल चेंज कर देगा। तो वो जो एक रेयर अपॉर्चुनिटी होती है ना फॉर एनी टैलेंट इन पाकिस्तान कि वो काम करे इस चीज़ के ऊपर, आई थिंक दैट्स the motivation that you see right now and with all of our team members. That's ज़बरदस्त। I like कि जब किसी भी you'll go places जब आपके जो लोग काम करते हैं they feel like they are stakeholders. I think that makes a big difference. मुझे बताएं कि आप मेरे नाज़रीन के लिए कोई ऑफ़र देंगे? बिल्कुल। अभी जिस तरह अभी ब्रेक में इनको मैं बता रहा था कि हम एक स्पेशल जो है डिस्काउंट प्रोमो कोड लेकर आए हैं सिर्फ और सिर्फ डॉन न्यूज़ के नाजरीन के लिए। तो अगर आपने अभी नोट करना है, आपके पहले ऑर्डर पे आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। और इसका प्रोमो कोड आप लिख लें सारे, प्लीज़। आप डाउनलोड कीजिएगा एयरलिफ्ट एक्सप्रेस ऐप अपने एप्पल स्टोर या फिर एंड्रॉयड स्टोर से, और उसके अंदर जब आप पेमेंट करने लगेंगे तो आप अपना प्रोमो कोड डालिएगा डॉन न्यूज़। इसमें कोई स्पेस नहीं देनी, डॉन न्यूज़। सो ईजी। और सिर्फ ना ही ये, अगर आप प्रोमो कोड इस्तेमाल करते हैं तो हम नाजरीन के लिए एक स्पेशल लकी ड्रॉ लेकर आए हैं। एक लकी ड्रॉ के अंदर जो विनर होगा उसको हम लोग पूरे महीने भर की ग्रोसरी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, जिसकी टोटल क्वांटिटी अमाउंट होगी 20,000 रुपये तक। यानी कि मेरे ख्याल में इस वक्त यहाँ पर जितने लोग सेट के ऊपर ही मौजूद हैं उन्होंने ही आई थिंक वी आर ऑल गोना डू दिस। दैट्स सो अमेजिंग, थैंक यू सो मच गाइस। दोबारा से बताती चलूँ कि एयरलिफ्ट एक्सप्रेस की अगर आप ऐप डाउनलोड करें तो आपको पहले ऑर्डर के ऊपर 5% ऑफ मिलेगा, और अगर आप प्रोमो कोड डालें, प्रोमो कोड बहुत आसान है, डॉन न्यूज़, नो स्पेस नथिंग। और अगर आप ये प्रोमो कोड डालेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त, स्क्रीन पे भी लिखा आ रहा है, आपको ज़बरदस्त किस्म का लकी ड्रॉ के अंदर भी शुमालियत मिलेगी। थैंक यू सो मच शम्स। अगर आप जाते जाते कोई मैसेज देना चाहें? हम बस जितने भी हमें नाजरीन देख रहे हैं हम उनको ये कहना चाहेंगे कि अब बाहर जाके पैसे खर्च करके सारा टाइम लगा के वही टाइम आप घर पे अपने लोगों के साथ रखें और एयरलिफ्ट एक्सप्रेस इस्तेमाल करें, और इंशाल्लाह इसके ऊपर आप ज़रूर जो है मुतमईन रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, इस ज़बरदस्त सर्विस का। इसी के साथ नाजरीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हम लोग अब मिलवाएंगे आपको अपने अगले मेहमान से, और जिस तरह मैंने आपको बताया था अर्लियर कि हम बात करेंगे फोटोग्राफी के बारे में, तो चलते हैं मास्टर क्लास की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सेट पे हमारे मेहमान मोहम्मद उस्मान दादी, फोटोग्राफी इंस्ट्रक्टर हैं और वेडिंग और लैंडस्केप फोटोग्राफी भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। आप पहले मुझे ये थोड़ा सा हमें सबको बताएं अपने बारे में, और आप फोटोग्राफी में आप कैसे स्टार्ट किया? स्टार्ट कहाँ से किया था? स्टार्ट बैक देन इन 2005-6 में जब नया नया डिजिटल कैमरास छोटे छोटे आते थे। बिल्कुल। जब सेल फोन के कैमरास नहीं इवॉल्व हुए थे उस टाइम। बिल्कुल ऐसे ही है।
तो उस टाइम पे बस वो पिक्चर्स लेने का शौक था। ओके, और वहाँ से स्टार्ट हुआ? वहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर वहाँ से फॉर्मल एजुकेशन की तरफ गया मैं। अच्छा। फिल्म पढ़ी मैंने। फिल्म पढ़ने के साथ साथ फिर फोटोग्राफी के अंदर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। ओके। सो दैट वाज द जर्नी। फिर वो वहीं से वो चलता रहा, 1 to 1, डॉट टू डॉट कनेक्ट होता। आपको पता है ना कि हम आपसे यहाँ पर सारी की सारी आपकी जो भी टिप्स हैं बेस्ट वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, दैट्स फाइन, परफेक्टली। आप मुझे बताएं आपकी प्राइमरी स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी क्या है? अच्छा, प्राइमरी स्टाइल मुझे जो चीज़ अट्रैक्ट करती है ना वो नेचर, एक तो नेचर अट्रैक्ट करती है और दूसरा इमोशंस अट्रैक्ट करते हैं। आई फील के जो आपके मोमेंट्स और इमोशंस होते हैं ना वो एक फ़ोटोग्राफ को मेमोरेबल बना देती है। सो आई एम मोर टुवर्ड्स द नेचर, नेचुरल थिंग, बट अगेन इट इज़ पार्ट ऑफ द थिंग कि जब आपको कभी अगर प्रोडक्ट्स शूट करने हो या कोई कमर्शियल आपकी चीज़ हो तो वो भी करना पड़ता है फॉर बेटर एंड बेटर। बट जो प्रेफर कि आप मतलब जिस तरह की अभी इनकी तस्वीरें बाय द वे नाज़रीन चल रही हैं डबल स्क्रीन के ऊपर, आई एम श्योर यू गाइस कैन सी, ये उस्मान की तस्वीरें हैं, ये खींचते हैं। मुझे ये बताएं कि इक्विपमेंट जो होती है, आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ आल्सो अ फोटोग्राफर, उसकी बहुत महंगी इक्विपमेंट है, सुन के कुछ दिल में कुछ हो जाता है। 4 लाख का। दिस इज़ अ वेरी, हम क्या बोलेंगे कि आर्ट की ना पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कदर नहीं है, बिकॉज़ जो कमर्शलिज्म है ना यहाँ पे वो कहता है कि बजट में रह के हमने काम करना है। हम कोई भी प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट करने जाएंगे ना तो एक वो बजट आ जाता है, ठीक है, कि इस बजट में करना है आपने। फॉर सपोज के आपने एक चीज़ बनानी है, उसकी प्राइस एक्स अमाउंट है और वो कहते नहीं यार ये एक्स अमाउंट तो हम नहीं दे सकते, इसको आप हाफ कर लें। सो वहीं से आपकी डाउन साइजिंग क्वालिटी में वहीं से स्टार्ट हो जाती है। सही। वेयर जो हमारा इक्विपमेंट है, अगेन डॉलर वैल्यू कहाँ जा रहा है, हमारा जितना इक्विपमेंट है, जो एक लेंस हो गया या एक आपकी कैमरे की बॉडी होगी, फ्लैश लेंस होगी, ये सब डॉलर्स में परचेज होती है, ये सब इंटरनेशनल, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ये चीज़ जो बन रही है। सो जैसे जैसे डॉलर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपकी इक्विपमेंट प्राइस भी हाई होती जा रही है, बट हमें उसकी वो चीज़ मिलती नहीं है, पे बैक रिटर्न नहीं मिल रहा होता यहाँ पे। तो मतलब मुझे ये बताएं कि आई कैन इमेजिन कि अगर फॉर इंस्टेंस मुझे ये पता है कि एक लेंस जो होता है अगर वो 4 लाख का और बॉडी जो है वो 2.5 लाख की है, आई एम टेलिंग यू जो मुझे पता है, और वो जो एक वो स्टैंड सा होता है ट्राइपॉड, वो ट्राइपॉड टाइप का, वो भी ठीक ठाक महंगा है, मतलब वो भी सस्ता नहीं है। तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू पे ऑल दैट मनी ऑफ? दिस इज़ अगेन, अगर आप कैलकुलेशंस करने बैठ गए ना तो फिर आप काम आप इक्विपमेंट ही नहीं लेंगे। फिर आप काम नहीं कर सकते। फिर आप बोलेंगे कि मेरा प्रोडक्ट जो है, मेरा गियर 10 लाख रुपए का है और मुझे एक शूट के 2 लाख रुपए भी नहीं मिल रहे, तो मैं इसमें मतलब मुझे अपना सारी चीज़ें देखनी। सो आप ये सब चीज़ें नहीं सोच सकते, पाकिस्तान में रहते हुए एटलीस्ट आप नहीं सोच सकते। मुझे बताएं वेडिंग फोटोग्राफी, आपके ख्याल में वो डज इट पे वेल? वेल इट डज एट टाइम्स। यस, एट टाइम्स, अगर आपके क्लाइंट्स अच्छे हों और वो आपके आर्ट को और क्वालिटी को समझते हैं, ठीक है, सो दे डू पे यू गुड। बट एट टाइम्स ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि सर बजट ही यही है। अच्छा मुझे बताएं, अब मैं वेडिंग फोटोग्राफी के बारे में बात करना चाहती हूँ, मैं आपसे थोड़ी सी मिथ्स भी बस्ट करूँगी। वेडिंग फोटोग्राफी के अंदर ऑब्वियसली दुल्हन चाहती है कि वो सबसे हसीन दुनिया की औरत लगे और दूल्हा जो है वो मतलब कोई ब्रैड पिट चल रहा हो इस टाइप का सीन हर कोई चाहता है। कितनी ज़्यादा आपको एयर ब्रशिंग करनी पड़ती है? अच्छा देखें, कराची का ना थोड़ा सा वेदर ऐसा है कि उसमें आपका मेकअप मेल्ट होना शुरू हो जाता है, स्पेशली इन समर्स। एब्सोल्युटली। सो वहाँ पे फिर ये प्रॉब्लम आता है कि हमें रीटचिंग करनी पड़ती है, एट टाइम्स हमें करनी पड़ती है। बट वेरेज अगर आप कंपेयर करें इस्लामाबाद में या लाहौर में, आप अगर विंटर्स में शूट करते हैं, सो दैट इज़ आइडियल। डे लाइट में उससे अच्छा आपको लैंडस्केप या उससे अच्छा आपको बैकड्रॉप नहीं मिल रहा होता, नेचुरल बैकड्रॉप की अगर हम बात करें, अगर हम आउटडोर्स जाके हम शूट करें। कराची में जब आपने आउटडोर्स शूट करना होता है, सो उसमें बहुत फिर आपको प्रॉब्लम्स आते हैं। प्लस यहाँ पे ना एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, हमारी जो कराची की ऑडियंस है और जो हमारा कराची का मार्केट है, वो 12-1 बजे से पहले तो जागता ही नहीं है। हाँ, ठीक है। सो फॉर सपोज अगर मैंने एक कपल का डे लाइट शूट करना है,
सो मुझे डे लाइट यहाँ पे, अगर हम विंटर्स की बात करते हैं, जैसे अभी दिसंबर आ रहा है आगे, अभी वेडिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। सो दिसंबर्स में मगरिब 5:30-6 बजे, 5:30 पौने 6 बजे मगरिब हो जाती है, 5:30 बजे तक मगरिब हो जाती है, ठीक है। सो जो लाइट हमें चाहिए होती है वो लाइट हमें, गुड लाइट, दैट इज़ आफ्टर 3:30 4 के बीच में जो लाइट होगी, वहाँ से लेके सनसेट तक आपको अच्छी लाइट मिलेगी जिसमें आप शूट कर सकते हैं। अच्छा, इसका बेसिकली लाइट जो होती है ना, ये हाफ एन आवर बिफोर द सनसेट आपका ब्लू आवर होता है और हाफ एन आवर बिफोर द सनराइज आपका ब्लू आवर होता है, ठीक है। सो हाफ एन आवर का आपका मार्जिन होता है। इतना टिड्डा सा मार्जिन, उसके अंदर तो मैं दो पोज मारूंगी, खत्म। नहीं, हाफ एन आवर सनराइज से पहले सही, और उसके बाद जो है वो 2 घंटे की आपके पास लाइट होती है, सुबह में और शाम में। तो यानी कि टोटल 2 घंटे की लाइट होती है। क्या हमें करना चाहिए, किस तरह पोज देना चाहिए, ये सब जानेंगे इस मास्टर क्लास में, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ बहुत ज़्यादा एक ज़बरदस्त किस्म के मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। इनका नाम है मोहम्मद उस्मान दादी। अगर आपने पिछला वाला पार्ट मिस कर दिया, ही इज़ अ फैबुलस फोटोग्राफर जो कि हमें मास्टर क्लास दे रहे हैं फ़ोटोग्राफी के ऊपर। मेरे ख्याल में आजकल सोशल मीडिया का जितना वो हुआ है ना, उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हुआ है। एवरीवन इज़ ऑब्सेस्ड विद टेकिंग पिक्चर्स ऑफ देमसेल्व्स, चाहे वो सेल्फी है, सेल्फी स्टिक है, प्लीज़ मेरी तस्वीर खींच लो दोस्त, etc. and everyone's after, like, you know, the pictures. और उससे वन स्टेप आगे निकल गए टिकटॉक पे। Yes. मतलब आई थिंक ये थोड़ा सा एक टिकटॉक को अगर नेगेटिवली, अगर पॉजिटिवली यूज़ करना चाहें तो आप बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हाँ. आप अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। राइट। सो मेरा तो एक ये सजेशन होगा कि आप जो लोग अगर इस चीज़ को पसंद करते हैं टिकटॉक वगैरह का, तो वो उसको एज अ पॉजिटिव लेके चलें, तो आप उससे कंटेंट बना सकते हैं, आप उससे स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। राइट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम अभी बात कर रहे थे वेडिंग फोटोग्राफी की, जिसके अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें पायनियर की। इनफैक्ट जो सिनेमैटिक शादियों की मूवीज़ बनती हैं वो आप हमारे मुल्क के अंदर लेकर आए। मुझे ये बताएं कि कितना ज़्यादा मुश्किल होता है किसी ब्राइड को समझाना या उनकी जो डिमांड्स होती हैं उनको पूरा करना। हमारा ना कल्चर जो है ना, जो ईस्टर्न कल्चर या पाकिस्तानी कल्चर हम बोलें, बिकॉज मुझे एक इट्स ऑलमोस्ट बीन अ डेकेड आई एम इनटू दिस वेडिंग फिल्मिंग और जो फोटोग्राफी। हमने ब्राइड और ग्रूम को उस इवेंट डे पे इतना ऑक्यूपाई कर दिया होता है, हाँ, कि उनके लिए वो मेमोरेबल डे नहीं होता। मतलब उसने सुबह उठ के मेकअप के लिए जाना है, फिर वो, मतलब आप जस्ट इमेजिन करें कि एक ब्राइड जो है वो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे तैयार ही बैठी हुई होती है वो, ठीक है। सो वो उसके लिए एक अजियतनाक चीज़ बन रही होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और हमारे यहाँ स्पेशली कराची में जब इवेंट्स 3-3 4-4 बजे रात में ख़त्म हो रहे होते हैं, ऐसे ही है, कीपिंग दैट इन माइंड, ठीक है। सो लोगों को ये समझना चाहिए कि इसको पहले तो कट डाउन करें, ठीक है। वेडिंग डे जो होता है ना, वो एक मेमोरेबल डे होता है, खुश होना चाहिए और उसको याद रखना। मतलब शादी ज़िंदगी में एक बार होती है, बहुत कम लोग होते हैं जो शायद दोबारा जाके कर रहे होते हैं, बट वो एक बार जिनकी हो रही होती है ना, सो उसको यादगार बनाने के लिए उसको प्रिसाइज कर दें, छोटा कर दें, ठीक है। लिमिटेड गेस्ट होने चाहिए। ये तो कोविड की वजह से थोड़ी सी चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। एक शूट जो होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। स्पेशली बहुत लोग होते हैं जो कि इग्नोर कर देते हैं उसको। वो कहते हैं यार बस, जिनको शौक नहीं होता, जिनको शौक होता है वो लिटरली, मैंने ऐसा भी देखा है, अगर उनका वेडिंग डे पे शूट पुल ऑफ नहीं होता, वो 2 दिन के बाद दोबारा तैयार होके आते हैं, सेम एज इट इज, कंटिन्यूटी। यस, वो दोबारा तैयार होके आएंगे, हम एक लोकेशन शॉर्टलिस्ट करेंगे, उस लोकेशन पे जाएंगे, हम जाके उनको दोबारा से शूट करेंगे, रीफिल्म करेंगे। वाओ। सो ऐसा भी बहुत टाइम हुआ है, जो जिनको शौक होता है या जिनका पैशन होता है या जिनको ये चीज़ क्रिएट करनी होती है, हाँ, या अपनी मेमोरीज बनानी होती है, सो वो करते हैं और फिर उन क्लाइंट्स के साथ काम करने में मज़ा भी बहुत आता है, राइट। और उनका कंटेंट इवेंचुअली बन के भी बहुत अच्छा आता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो वो जो शादी के वो वाले पोज होते हैं, वो यहाँ पे लड़की को हाथ रखवाते हैं और वो ऐसे करके देखती है, फिर वो ऐसे करती है वगैरह वगैरह, फुल वो जो दुल्हन के टिपिकल पोजेज होते हैं, वो क्या अभी तक होते हैं या आउट ऑफ? हमने तो ख़त्म कर दिए हैं, हम नहीं करते। इनफैक्ट जब से
मेरा बेसिकली बैकग्राउंड जो है ना वो वेडिंग फोटोग्राफी का था नहीं. आई जस्ट एंडेड अप मिस्टेकनली इनटू दिस थिंग. ओके. मैं फिल्म पढ़ रहा था, अपनी डिग्री कर रहा था फिल्म मेकिंग की. सो वो जब कर ली उसके बाद एक आपका होता है ना कि आप जाते हैं, अप्लाई करते हैं जगहों पे, सब जगह पे. सो मुझे कहीं से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी. तो वो एक जानने वालों की शादी आ गई, उन्होंने कहा ये कर दो. मैंने कहा यार ये तो नहीं कर सकते, बट देन करना पड़ा. सो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, वो फिर करते मैंने अपना सारा उस फिल्म मेकिंग के एक्सपीरियंस को जब मैं लेके आया इसमें, जैसे वेडिंग के अंदर मैं लेके आया, मैं जब जो हमारे यहाँ सेट्स पे लगी हुई होती है, ड्रोन्स होते हैं, स्टडी कैम होते हैं. सो ये सब चीज़ें जब मैं उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया मैं आई डोंट नो अगर आपको याद हो नहीं हो, बैक इन 2013 के अंदर इंटरव्यूज़ के साथ जो है वो टेस्टिमोनियल्स के साथ वेडिंग्स आना शुरू हो गई थी कि लोग इंटरव्यूज़ बताते थे. सो दैट वाज अ होल थिंग व्हिच आई क्रिएटेड. सो वो चीज़ जब हमने उनके इमोशंस को रिलेट करना शुरू कर दिया ऑडियंस के साथ, तो वो इट वाज अ क्लिक. वो फॉरन हिट हुई और वो हिट होके लोगों, ऑफ कोर्स हर कोई चाहता है कि उनकी मूवी उनकी स्टोरी इट शुड रीड लाइक अ फिल्म ऑलमोस्ट. बेसिकली जिस चीज़ का कंटेंट होगा ना, जिस चीज़ में स्टोरी टेलिंग होगी, वो चीज़ ऑटोमेटिकली क्लिक करके कनेक्ट कर जाएगी. ज़बरदस्त. अच्छा मुझे ये बताएं कि हम लोगों ने बात करी पोज करना, एक जो पोज वोज करते हैं लोग, ये कितना मुश्किल है, कितना डिफ़िकल्ट होता है किसी को बताना. कुछ लोग नॉट नेचुरल होते हैं कैमरा के सामने. जैसा मुझे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम में जब भी कैमरा देखते हैं ना, पॉइंट अ कैमरा एट मी, तो मैं इंस्टेंटेनियसली ये वाली स्माइल करती हूँ. ऐसे लगता है कि कॉन्स्टिपेटेड हूँ. बहुत ही बुरी किस्म की स्माइल आती है मेरी शक्ल के ऊपर. बट बहुत सा आई एम श्योर मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, तो उनको डायरेक्ट करना कितना मुश्किल होता है, बिकॉज दीज आर नॉट प्रोफेशनल मॉडल्स. अगेन वेडिंग स्पेशली जो है ना, वेडिंग एक ऐसा जॉनरा है जिसमें कोई रीटेक नहीं होता. हाँ, हो गया तो देयर इज नो रीटेक. ठीक है, निकाह एक और ये नहीं, निकाह के अलावा भी आपकी रुखसती हो रही है, हो गई. आपकी एंट्री हो रही है, वो एक बार हो गई, वो दोबारा नहीं होगी. ऑफ कोर्स देयर इज नो रीटेक. इन इवेंट के अंदर रीटेक सिस्टम नहीं होता. जैसे अगर हम किसी सेट पे हों या किसी म्यूजिक वीडियो पे, तो वहाँ पे आप रीटेक कर सकते हैं. इसमें रीटेक्स कोई नहीं है. तो वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज. आपकी टाइमिंग, आपकी सब चीज़ें जो है वो बड़ी मैटर कर रही होती हैं, और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बड़ा मैटर कर रहा होता है कि आपने किस टाइम पे, किस जगह पे होना होता है. ये सब चीज़ें पहले से डिसाइडेड होती हैं. राइट. ठीक है. सो ये सब चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लर्न कर लेते हैं, और आपको एक आपके ना सिस्टम के अंदर आ जाता है. सो क्योंकि रीटेक नहीं होता, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे ऊपर. ऑफ कोर्स काम जब हम कर रहे होते हैं. सो दैट्स अबाउट इट. ये चीज़ लोगों को लगता है कि जो है ना वो वेडिंग. अच्छा, एक हमारे जो कल्चर के अंदर ना ये भी बड़ा था कि ओ ये तो शादियां करते हैं, तो बट देन आप ये भी तो देखें वो काम कितना मुश्किल है. ठीक है, हम जो चीज़ कैमरे के पीछे खड़े होके क्रिएट कर रहे हैं ना, वो सालों तक चल रही होती है. एक फिल्म आती है, लोग उसको 1 महीना उसको देखेंगे, बात करेंगे, ख़त्म हो जाएगा. आप किसी का इवेंट कवर करते हैं, आप किसी की मेमोरीज बनाते हैं, वो सालों तक चल रही है. उनके लिए वो बहुत स्पेशल है. उनके बच्चों के लिए, और उनके बच्चों के बच्चों के लिए बहुत स्पेशल है. इट कंटिन्यूज दैट वे. मुझे ये बताएं कि अभी मैं देख रही थी आपके पीछे हमने बी रोल भी चलाया है आपकी फोटोग्राफ्स का. लैंडस्केप फोटोग्राफी के बारे में इन पर्टिकुलर बात करना चाहती हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं ख़रीदती हूँ इनफैक्ट फ़ोटोग्राफ्स, और उनको आई यूज़ देम एज आर्ट पीसेस इन माय हाउस. क्या पाकिस्तान में इसका अभी थोड़ा सा बड़ा है, मार्केट बड़ी है या नहीं? पाकिस्तान में आर्ट की कोई वैल्यू नहीं है. तो सॉरी टू से दैट. ऐसा तो नहीं है दोस्त, मैंने तो बड़ी खरीदी. प्रॉब्ली 1%, 2% ऑडियंस. आपके कितने आर्ट एग्जिबिशंस होते हैं यहाँ पे, कितनी फोटोग्राफी गैलरीज हैं यहाँ पे, कितना वीकली, जैसे हम यहाँ पे अगर हम देखें तो वीकली शोज़ होते हैं, राइड्स होती हैं, साइकिल राइड्स होती हैं, या मोटर बाइक राइड्स होती हैं. वैसे हमने कितना देखा है कि वीकली फोटोग्राफी एग्जिबिशंस होती हैं, नहीं होती, या आर्ट एग्जिबिशंस होती हैं, नहीं होती, या गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है, नहीं होता. ऐसा नहीं होता. ठीक है. सो मैं सैड, वैसे तो मेरा जितना लैंडस्केप है ना, बाय द वे मैं लैंडस्केप अपने लिए करता हूँ. वो बिकता नहीं है. मैंने नहीं बिकता है, बट मैंने आज तक कभी बेचा ही नहीं है. प्रॉब्ली अगर किसी ने मुझसे मांग लिया तो मैंने दे दिया कि आप रख लें, वैसे ही रख लें. अगर कोई कहता है यार ये पिक्चर बहुत अच्छी है, मैं कहा चलें आपको भिजवा देता हूँ मैं.
द पॉइंट इज़ दैट कि यहाँ पे इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। हम और जिन लोगों को करना होता है वो फिर आपके लोकल आर्टिस्ट को प्रमोट नहीं करते, वो कहते हैं वो बाहर से इटली से या फ्रांस से बड़ी बड़ी महंगी महंगी बिलियंस एंड मिलियंस की पेंटिंग्स और फ्रेम्स मंगवा लेंगे, लोकल आर्टिस्ट को प्रमोट नहीं करेंगे। दैट्स ट्रू। सो इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे। आई एग्री। आई थिंक अल्लाह करे टाइम के साथ हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं, आई बाय फोटोग्राफ्स फॉर इट्स लाइक 1% ऑडियंस। या दैट्स ट्रू। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज यू नो लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट आई एम अ बिट सिली फॉर स्पेंडिंग मनी ऑन अ फोटोग्राफ। खुद ले लो, खुद नहीं आती ना, इतनी अच्छी लेनी आती होती तो ये कर रही होती। स्पीकिंग ऑफ के कर रही होती, मुझे बताएं कि अगर कोई बिगिनर है तो उसको किस तरह का कैमरा लेना चाहिए? देखिए ये एक डिबेट है, बहुत एक बड़ी ऑडियंस है जो कहती है कि जितना अच्छा कैमरा होगा उतनी अच्छी तस्वीर होगी। ये एक मिथ है। मिथ है, ये झूठ है। ये मिथ है, ये मिथ है। आप बहुत अच्छी चीज़ें एक सेल फोन, अब आजकल तो सेल फोन्स भी बहुत अच्छी इमेजेस कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। एक अच्छी फोटोग्राफ के लिए ना अच्छी आंख होना ज़रूरी है। सही। व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू शो टू द वर्ल्ड। जो आप देखते हैं वो आप दुनिया को दिखाते हैं। मैं अगर एक अच्छी चीज़ देख रहा हूँ वो मैं दुनिया को दिखा रहा हूँ, मैं उसको कैप्चर कर रहा हूँ और वो कैप्चर करके मैं दुनिया को दिखा रहा हूँ। ये एक फोटोग्राफर का काम है। ठीक, तो कैमरा अच्छा हो या ना हो, ये देखें एट एन एंट्री लेवल, देखें जब मैं प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ ना तो मेरे डूज एंड डोंट्स हो जाते हैं, ऑफ कोर्स, ठीक है। बट अगर बिगिनर के लिए, बट एक बिगनर के लिए ये बात करना कि आपने 5 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का कैमरा खरीद के आप तस्वीरें ले, अच्छी तस्वीरें, तो ये एक मिथ है। पॉसिबल नहीं। You can always start. I started off with a CyberShot camera. ओह, वो जो छोटा सा होता था। जी, CyberShot कैमरा होते थे, मतलब वो साबुनदानी के साइज का। Exactly, because मैंने जिस टाइम पे फोटोग्राफी में मैं स्टेप इन कर रहा था, that was 2005, 2006, right, before my university days. तो मतलब आपने उस, तो मुझे तो वहाँ से शौक शुरू हुआ था कि वो तस्वीरें लेने। उस टाइम पे तो मोबाइल्स भी हमारे पास जो होते थे वो इतनी इस तरह के, ना उसमें कैमरा होता था ना हम कुछ कर सकते थे उसमें इतना ज़्यादा। ऑफ कोर्स बिल्कुल यार। तो मैंने तो वहाँ से स्टार्ट किया है। सो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए आपको बेसिक्स, एक अच्छी तस्वीर में ना अच्छी कॉम्पोजिशन होना बहुत ज़रूरी है। और कॉम्पोजिशन जो है वो, कॉम्पोजिशन जो है ना वो थ्योरी है। वो थ्योरी आप बहुत ज़्यादा दूर ना जाएं। आप अगर कहते हैं मुझे फ़लानी यूनिवर्सिटी में जाना है या मुझे ये नहीं, आप नहीं जाएं, आप घर पे जाएं, गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके सर्च करें बेसिक फोटोग्राफी कॉम्पोजिशंस। वो आपको 7-8 बेसिक कॉम्पोजिशंस बता देगा, जिसको आप दिमाग में रखते हुए जब आप अपनी इमेजेस लेंगे आप वंडर्स करना शुरू कर देंगे। ज़बरदस्त। और ये वंडर्स कैसे होते हैं ये हम जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस। हमारे साथ एस फोटोग्राफर मोहम्मद उस्मान दादी मौजूद है और इनको हमने कैमरे के पीछे रख दिया है ताकि वो हमें फर्दर एजुकेट कर सकें कि तस्वीरों को कंपोज कैसे करते हैं, अच्छी तस्वीर कैसे खींचते हैं, वगैरह वगैरह। जी उस्मान, अब हम क्या सिखा रहे हैं? अच्छा, सबसे अच्छी और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक जो चीज़ है वो कॉम्पोजिशन है। एक अच्छी पिक्चर के लिए या किसी भी वीडियो फ्रेम के लिए कॉम्पोजिशन इज़ द बेसिक, ठीक है। सो कुछ बेसिक कॉम्पोजिशंस हैं, अगर वो हम दिमाग में रखें एक किसी भी बिगनर के लिए, ठीक है, सो वो उसके लिए आगे वंडर्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल अभी हमने एक फ्रेम आपका बनाया हुआ है जो कि एक सेंटर फ्रेम है, मिड फ्रेम है, सेंटर फ्रेम है, ठीक है। बट ये फ्रेम एट टाइम्स ये फ्रेम अच्छा भी लगता है, एट टाइम ये फ्रेम आपका फ्लैट भी हो रहा था, बिकॉज आपकी प्रोफाइल बिल्कुल जो है वो स्टैटिक आ रही होती है। सो अब मैं इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अगर मैं आपको कहूँ कि आप थोड़ा सा डायगनल में आ जाए 3/4 में, ऐसे, या दैट्स फाइन। सो देखें अब जो है वो थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट हो गई। जब आपकी डेप्थ क्रिएट हो जाती है, आपकी प्रोफाइल चेंज हुई है, आपकी डेप्थ क्रिएट हो गई। जब आपकी डेप्थ क्रिएट हो जाती है तो आपका फ्रेम इंटरेस्टिंग ऐसे होता है कि मतलब मैं क्या पतली लग रही हूँ तो इसलिए बेहतर है? नहीं, वो देखें इसमें जो है ना वो आपके शोल्डर्स फ्लैट नहीं आ रहे। यस, एक पीछे चला गया, एक आगे आ गया। एग्जैक्टली, फ्लैट नहीं आ रहे इसके अंदर। सो ये चीज़ है। प्लस कॉम्पोजिशन की अगर बात करते हैं, आप ज़रा वो हो जाएं, बिल्कुल ठीक है। नाउ दिस इज़ अ मिड फ्रेम। अब एक जो बेसिक रूल है आपका कॉम्पोजिशन का वो है रूल ऑफ थर्ड्स। रूल ऑफ थर्ड्स क्या होता है
कि उसमें आपका जो सब्जेक्ट होता है वो हम एक इमेजिनरी लाइन होती है, कंपोजिशन की एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसमें हम ऑफ सेंटर करके सब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। जैसे इस टाइम पे आप बीच में हो, सेंटर फ्रेम हुई हुई है मेरे, ठीक है। अब मैं इसको बनाऊंगा रूल ऑफ थर्ड्स के ऊपर। सो आप अभी प्रोफाइल पे आ जाएं, यस प्रोफाइल पे आ गए हैं, ठीक है। नाउ ये मैंने बना दिया आपका रूल ऑफ थर्ड्स का, ठीक है। सो इसमें जो है वो आप अच्छी लग रही हूँ, आप ऑफ सेंटर हो गई। अब ये क्या हो गया कि आप सेंटर से हट गई और आपकी लीडिंग लाइंस, जैसे अगर यहाँ पे कोई बैठा हुआ होगा तो एक आपका बैलेंस क्रिएट हो जाएगा उसके अंदर। ओके। और अगर यहाँ पर इवन अगर नेगेटिव स्पेस है, यहाँ पे मेरे बराबर में कोई नहीं बैठा, दैट्स फाइन, इट एड्स इंटरेस्ट। एग्जैक्टली, वो आपके फ्रेम के अंदर देखें, ये चीज़ आपके जो है ना फ्रेम का पार्ट बननी शुरू हो गई। ये जो आपका पीछे जो आपका डेप्थ आ रहा है, जो आर्ट वर्क लगा हुआ है। नाउ एक बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रेम है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव स्पेस। नेगेटिव स्पेस के अंदर हम सब्जेक्ट को जो है वो बिल्कुल ऑफ फ्रेम कर देते हैं, बिल्कुल नेगेटिव रखते हैं कि वो, जैसे आप सब्जेक्ट हैं इस टाइम पे आप 1/4 ऑफ द फ्रेम आ रही है इस टाइम पे। अगर आप मॉनिटर पे देखेंगे सो आपको ये नज़र आएगा कि पीछे का पूरा एम्बियंस आ रहा है, जो आपका सेट है उसी के अंदर एक आर्च नज़र आ रही है, आपका फ्रेम आ रहा है। सो ये हमने एक जो नेगेटिव फ्रेम करके, नेगेटिव स्पेस इसको कहते हैं बेसिकली। ये वाली की इस पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ जो फोटोग्राफी है, आई बिलीव कि मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि जो ये आर्टिस्टिक फ़ोटोज़ होती हैं ये उसके अंदर आती हैं। वो पीछे पोस्टर लगे होते हैं, एक दुखी सा बंदा खड़ा होता है। आई एक्चुअली ये कॉम्पोजिशन रूल्स होते हैं, बेसिक ये होते हैं कॉम्पोजिशन के रूल्स होते हैं। सो जब आप कॉम्पोजिशन रूल्स को अप्लाई करते हैं किसी भी फोटोग्राफ के ऊपर या किसी भी फ्रेम के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाएंगे, वो आपकी आई को अट्रैक्ट करेगा। राइट। ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन का जो है रूल है विच इज़ कॉन्ट्रास्ट, जो हम नहीं समझते। कलर कॉन्ट्रास्ट, जैसे इस वक्त आपने पिंक पहना हुआ है और पीछे आपके सेट पे जो आर्च आ रही है वो ग्रीन के साथ आ रही है, ठीक है। सो ये कलर कॉन्ट्रास्ट करा है। जो आपका आर्ट वर्क पीछे आ रहा है उसमें येलो आ रहा है, पिंक आ रहा है, ब्लू आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है। सो ये कलर कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। जब कलर कॉन्ट्रास्ट आपके फ्रेम में आ जाता है तो वो भी कॉम्पोजिशन का पार्ट बन जाता है। कलर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉम्पोजिशन क्रिएट करने में। कलर फोटोग्राफ के अंदर नहीं, कलर फोटोग्राफ्स नहीं, कलर एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट। जैसे कि लाल फूल है और नीला आसमान है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। यस, दैट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच उस्मान। प्लीज़ बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें एजुकेट करने का। दिस वाज एब्सोल्युटली वंडरफुल। जाते जाते अगर मैं आपसे 2-3 सवाल पूछ सकूं तो वो ये हैं कि मुझे अगर आप ये बताएं कि अगर आप कोई मैसेज देना चाहें टू बिगिनिंग जो लोग फोटोग्राफी के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि ये तो हमें पता चल गया कि इक्विपमेंट महंगी है, रिटर्न इतना वो नहीं है, बट ज़रा जल्दी से एक छोटा सा मैसेज। अगर आपका पैशन है ना फोटोग्राफी करने का, आप फ़ोन उठाएं, तस्वीरें खींचना शुरू करें, वहाँ से आप शुरू करें। अब फ़ोन्स के अंदर अच्छे इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर आ गए हैं, ठीक है। आप उन्हीं के ऊपर इमेज को कलर करेक्ट करें, कलर बैलेंस करें, फ्रेम करें, आप उस पर काम करना शुरू करें। और अगर आपने थ्योरी लर्न करनी है सो आप किसी के पास ना जाएं, आप गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, आप सर्च करेंगे, एक सर्च पे आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। आज भी आपने हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए, सो थैंक यू सो मच उस्मान, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज अ वंडरफुल लेसन। मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा। थैंक यू अगेन। इसी के साथ नाज़रीन, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेरी कूल। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हम लोगों के साथ हमारे एक और मेहमान जो कि फ़ोटोग्राफ़र हैं। हमने फ़ोटोग्राफ़ी की मास्टर क्लास आप लोगों को अच्छी तरीके से सिखानी है। फ़ोटोग्राफ़र मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। नाम है इनका मोहम्मद वासिफ गोहर। ये फ़ोटोग्राफ़र भी हैं और यूट्यूबर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम वासिफ, कैसे हैं आप? वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वासिफ, मुझे ये बताएं कि आपने फ़ोटोग्राफ़ी किसी स्कूल में सीखी है, कोई कोर्स किया है, या आप सेल्फ टॉट हैं? नहीं, सेल्फ टॉट और थोड़ी गलतियों से सीखा है, कहीं सीखा नहीं, बट आई वुड से कि यूट्यूब वाज माय बेस्ट टीचर। जो चाहिए होता था, जो सीखना होता था, जो समझ नहीं आ रहा होता था, यूट्यूब कर लेते थे और वहीं से सीखते थे। और फिर आगे जो फिर फोटोग्राफी के बाद जो देखने का विज़न होता है, वो फिर जब NCS डिग्री की ऑफ कम्युनिकेशन डिज़ाइन, तो देखने का विज़न वहाँ से मिल गया और ये कलेक्टिवली एक
ज़बरदस्त किस्म की चीज़ निकली। अगर आपसे मैं ये बोलूँ वासिफ कि आप हमें अपना स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी डिस्क्राइब करें तो वो आप क्या कहेंगे? सेगमेंट मेरा ख्याल है फिर छोटा है थोड़ा सा, क्योंकि वो बड़े स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। राइट। क्योंकि डिफरेंट चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ। मैं एयर फोटोग्राफी भी करता हूँ, लाइक प्लेन स्पॉटिंग भी करता हूँ, मैं लैंडस्केप भी करता हूँ, एस्ट्रो फोटोग्राफी भी करता हूँ, तो वेडिंग्स भी करता हूँ। तो उसमें हर फोटोग्राफी के तरीके के लिए मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स हैं। लाइक अगर मिसाल लैंडस्केप फोटोग्राफ करना है, उसके लिए आपको सिर्फ 2 टाइमिंग पे मैं जो चूज़ करता हूँ फोटोग्राफी के, एक है ब्लू आवर जो कि मगरिब के बाद और फजर से पहले, फजर के बाद हुआ होता है, और साथ गोल्डन आवर जो कि असर के बाद होता है और सूरज सुबह जब निकल रहा होता है उसके 1 आधे घंटे के बाद। तो एक बेहतरीन टिप आप कह लें अगर आप प्रो के लिए, अगर आपने अच्छी तस्वीर खींचनी है, कि अगर आपने लाइट का सही इंतखाब कर लिया तो आपकी तस्वीर बहुत बेहतर हो सकती है। ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि अगर मुझे दिन दिहाड़े में तस्वीर खींचनी है तो क्या मुझे शेड के नीचे खींचनी चाहिए, मतलब अगर आउटडोर खींच रही हूँ अपनी तस्वीर, या मुझे ऊपर सूरज आने देना चाहिए? नहीं, ऊपर सूरज आने देना चाहिए, क्योंकि अगर सूरज अगर ऊपर से आएगा तो फिर क्या होगा कि शेडोज बन रहे होंगे, यहाँ की शेडो यहाँ आ रहा होगा, लिप्स की शेडो यहाँ आ रहा होगा, ये सारा शेडो यहाँ आ रहा होगा। अच्छा। और मेरी भी ज़्यादा तस्वीरें इसलिए गोल्डन आवर में ही होती हैं कि अगर टाइम का वेट कर लिया जाए तो फिर उसमें डिफ्यूज लाइट होती है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि आप लैंडस्केप भी करते हैं, एस्ट्रो फोटोग्राफी भी करते हैं और भी बहुत तरह तरह की वेडिंग फोटोग्राफी एक्सेट्रा। आपको सबसे फेवरेट अपनी तस्वीरें कौन सी लगती हैं? मुझे ज़्यादा लगती हैं एस्ट्रो, क्योंकि उसमें वो आप इनटू द वाइल्डनेस होता है कि दूर दूर तक कोई लाइट पोल्यूशन नहीं है, कोई नॉइज़ पोल्यूशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप सहरा के बीच में बैठे हुए और आपको हद निगाह पे सिर्फ सितारे नज़र आ रहे हैं और गैलेक्सी नज़र आ रही हैं और कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा। तो वो एक जो फोटोग्राफी ज़्यादा जो वो एक्सपीरियंस की फील होती है ना, तो मेरे लिए वो ज़्यादा मैटर करती है एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे। ज़बरदस्त। और मुझे ये बताएं कि जब वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, मैंने अभी हमारे पास उस्मान भी आए हुए थे, उन्होंने भी हमें बहुत कुछ सिखाया। जब वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं तो उसके अंदर पोस्ट फोटोग्राफी जो होती हैं, जिसको फोटोशॉप कहते हैं, या उसकी एडिटिंग वगैरह जो होती है, उसका कितना ज़्यादा अमल दखल होता है? उसका अमल दखल तभी होगा अगर तो आपने शूट अच्छा किया होगा। अगर तो शूट का भी उतना ही रोल होता है जितना पोस्ट प्रोसेसिंग का होता है। अगर पिक्चर ही अच्छी नहीं होगी तो इन दी एंड फिर एडिट में आप कितनी की चीज़ को उठा सकते हैं। आपने पहले शूट ही अच्छा करना है ताकि एडिट में आपको थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़े। और जो मैं करता हूँ ये करता हूँ कि थोड़ी बहुत स्किन टचिंग हो गई, या कोई किसी का पसीना निकला हुआ है दुल्हन शुल्हन का तो वो हटा लिया, या बीच से बंदे आ रहे हैं बैकग्राउंड में वो फोटोशॉप से उड़ा दिए। इतनी ज़्यादा कोई फोटोशॉप में साइंस नहीं करता मैं। अच्छा, आप नहीं करते कभी? आप अगर आपके पास कोई दुल्हन कहे कि भाई आप मेरा बाल थोड़े लंबे कर दें या बाजू थोड़ा पतला कर दें, इस तरह की रिक्वेस्ट होती हैं, आप उनको केटर करते हैं या नहीं? कर लेता हूँ कभी कभी, अगर तो क्लाइंट अच्छा तो कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेकअप वाले से कहना खुद ही आपको एक्सटेंशन लगा। सही है। नहीं, ऐसा हो सकता है क्योंकि आई एम श्योर कोई भी कह सकता है, मैं कह सकती हूँ, तो आई एम श्योर होता ही होगा। आप कहेंगे कर दूंगा मैं, कोई मसला नहीं। आप कहेंगे कर देंगे, बस सही है, डन। फिर मैं लाहौर आ रही हूँ, मेरी तस्वीर छिपको तुसी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके लिए फेवरेट सबसे चीज़ क्या है फोटोग्राफी के अंदर? पेशेंस। क्योंकि जो पेशेंस होता है ना, वो एक बंदा, मिसाल है आप किसी जगह शूट करने गए हैं और वहाँ पे आपको तस्वीर जैसे आप चाह रहे थे नहीं मिली, आप कहते हैं, कोई लोग होते हैं यार मिस करो अब तो नहीं जाना, मैंने इतनी एफर्ट करके सुबह उठा हूँ, एक तो मैं 4 बजे सर्दियों में और अब वो तस्वीर भी नहीं आई। लेकिन उस तस्वीर को दोबारा लेने के लिए अगले दिन उठना, ये बड़ी एक वो कहते हैं ना कि हिम्मत और हौसले का काम है। इधर होती हैं पाकिस्तान में जीप रैलीज, करदू होती है, ग्वादर में होती है, चोलिस्तान होती है, तो उसमें जब हम जाते हैं कवर करने के लिए, तो उसमें जो पेशेंस टेस्ट होता है ना फोटोग्राफर का, क्योंकि आपने एक पॉइंट आपको मिल जाना ड्रिफ्ट वाला, और वहाँ पे आपने बैठे रहना है, कोई 3-4 घंटे, गाड़ी आनी है, एक तस्वीर लेनी है और आपने ख़त्म हो जाना है। तो वो जो एक पेशेंस है ना, और वो मुझे थोड़ा वो बड़ा है मेरा। पहले मैं बड़ा अग्रेसिव होता था, लेकिन जो इसने बड़ा मेरा मेंटेन किया है थोड़ा सा पेशेंस। वेरी गुड। मुझे आपसे और भी बहुत सारी बातें करनी है। आप कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कौन सी ऐप्स यूज़ करते हैं, ये सब मैं भी आपसे इसके बारे में भी सवाल करूँगी। मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद हम लोग इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमें वासिफ ने ज्वाइन किया हुआ है लाहौर स्टूडियो से। बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू चल रही है उनकी फ़ोटोग्राफी जर्नी के बारे में। सेल्फ टॉट हैं
और मतलब ट्रायल एंड एरर से उन्होंने सीखी है फ़ोटोग्राफ़ी, मगर अब उन्होंने मतलब तबाहियाँ फेर दी हैं फ़ोटोग्राफ़ी की दुनिया के अंदर। वासिफ, मुझे ये बताएं कि मैं आपसे जाने से पहले ये पूछ रही थी कि आप कोई सॉफ्टवेयर ऐप कौन सी इस्तेमाल करते हैं, आप कैमरा कौन सा इस्तेमाल करते हैं, लेंस कौन सा इस्तेमाल करते हैं, सब सच बता दें। कैमरा अगर मैं लैंडस्केप्स की बात करूँ उसके लिए आई यूज़ नाइकन, क्योंकि उसकी शार्पनेस मैं आज तक पसंद करता हूँ। हालांकि थोड़ा सोनी का दौर आ चुका है, लेकिन नाइकन अभी मैं यूज़ करता हूँ फॉर वेडिंग्स। और बाकी के लिए सोनी A7 III, और साथ जो टूल यूज़ करता हूँ फॉर द एडिटिंग वो सिर्फ एक ही है, एडोब फोटोशॉप। उसके अलावा मैं कोई यूज़ नहीं करता। बट अगर प्लेन्स की बात की जाए, जो प्लेन स्पॉटिंग करता हूँ, जहाज़ों की तस्वीरें वो होती हैं 600 mm से टेली लेंस। ओके और ये मेरा अजम्पशन ये है कि ये बहुत महंगे लेंस एंड बहुत महंगे कैमरे हैं, ऐसे ही अज्यूम कर रहे हैं। नहीं अज्यूम नहीं सही करी, शौक का कोई मुल नहीं होता। तो वो तो फिर हर चीज़, जिस चीज़ का शौक भी हो आपको, वो फिर ताबू करना पड़ता है किसी ना किस तरह। सही है, मतलब दिमाग में प्रॉब्ली कॉन्वर्सेशन होती होगी कि हम लोग इस दफ़ा रेंट दें या खाएं या बाहर जाएं या जूती लेनी है नहीं लेनी ऐसे ही है। चले कोई नहीं, बाकी में शौक का कोई मोल नहीं होता। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि कैमरा फ़ोन्स आ गए, मिररलेस कैमराज आ गए, DSLR हर दूसरे बंदे के आपको पास तो काफ़ी कुछ पता है इन चीज़ों का। भाई दोस्त, की अल्लाह की कसम ये कागज़ पे लिखा हुआ है, आपको नजर नहीं आ रहा कुछ नहीं पता, इसलिए पूछ रही हूँ कि लूँ तो कौन सा लूँ या बस अपने फ़ोन का कैमरा चलाऊँ। नहीं, डिपेंड करता है आपका बजट क्या है। अगर आप डेली यूज़ के लिए कह रही हैं फिर तो मेरा नहीं ख्याल कैमरा इज़ अ गुड ऑप्शन, क्योंकि फ़ोन इतने अच्छे आ गए हैं। ओप्पो के इतने अच्छे फ़ोन्स हैं, रेडमी के अच्छे हैं, हुआवे भी अच्छे हैं। लेकिन जो सही अगर आप फ़ोन्स की बात करें जो रिसेंटली यूज़ किया, वो ओप्पो Reno 6 इज़ अ गुड ऑप्शन, क्योंकि उसमें पोर्ट्रेट मोड भी है, जो कि आप कहीं भी जाके अच्छी तस्वीर उसकी ले सकते हैं। यार आपने दिल खुश कर दिया, थैंक यू सो मच वासिफ आपका आने का। अगर आप कोई छोटी सी एडवाइस देना चाहते हैं किसी बिगिनर के लिए जो कि आपकी तरह इस फील्ड के अंदर आना चाहता है, वो ये कि किसी को देख के अपना मुंह लाल नहीं करना, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई देखो वो फोटोग्राफर है या वो यूट्यूबर है या वो बिजनेसमैन है, तो वो हम भी वही काम शुरू कर देते हैं। लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि उसकी कितनी सालों की एफर्ट है। वो समझते हैं बस हमने इसको 1 साल पहले डिस्कवर किया है और ये 1 साल में ही बना जो बना है। वो नहीं देखते कि ये पिछले 7-8 सालों से काम कर रहा है और उस एफर्ट को भी हमने उस तरह लेके चलना है। वो कहते हैं भाई हमने अब कोई 2-3 लाख रुपये कैमरे की इन्वेस्टमेंट कर दी है, लेंसेज ले लिए, अब हमें काम आना शुरू हो जाए, पैसे आना शुरू हो जाएँ। लेकिन उनको नहीं पता था कि हमने वो पैसे कैसे जोड़ के वो प्रोजेक्ट करके कैमरा लिया था आगे और फिर आगे आज यहाँ तक पहुँचा। लेकिन लोग कहते हैं भाई किस तरह बस रातों रात मशहूर हो जाएं और कोई मेहनत ना करनी पड़े। तो बेहतर ये है कि पहले अपना जॉनरा डिफ़ाइन करें कि आपने करना क्या है। मशहूर होना है कि आपने फोटोग्राफर बनना है या आपने अपना काम सीधा करना है। मशहूर होना तो फिर 1000 तरीके, काम करना तो फिर एक ही तरीका है, मेहनत। थैंक यू सो मच वासिफ, इट वाज रियली ट्रूली अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। और मैं लाहौर आके आई एम डेफिनेटली लुकिंग यू अप और मैंने तस्वीरें खिंचवानी है आपसे। और जो आपने हैवी फोटो शॉपिंग करके मुझे मतलब नेक्स्ट लेवल एंजेलिना जोली ना दिखी ना तो देखना कुट्टी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन आज का हमारे पास शो का टाइम जो है उसका इख्तिताम हो गया है। आई होप कि आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। आई हैड अ लॉट ऑफ फन मीटिंग वासिफ एंड उस्मान। मुझे इन दोनों से मिलके बहुत अच्छा लगा। अब मैं आप लोगों को कुछ अपनी हाथ से खिंची हुई तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ क्योंकि आज एक बहुत स्पेशल डे है। सुबह मैंने आपको बताया था कि कासिम की बर्थडे और मैंने आपको साथ ये बोला था कि आज एक और इंसान की बर्थडे है जो मेरे दिल से बहुत करीब है और वो एक नन्हा सा इंसान जिसकी मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। आई होप बी रोल साथ चलना शुरू हो जाए और चल रहा है। ये है लालैन गुल और इनकी आज 5वीं सालगिरह है। शी इज़ द लव ऑफ माई लाइफ, माई क्यूटी पटूटी। हैप्पी बर्थडे लालैन। आई होप दैट यू हैव एन एब्सोल्युटली वंडरफुल ईयर। मेरी तस्वीरें जो मैंने इस वक्त लगाई हैं ये मैंने और लालैन की मम्मी सबीना ने मिलकर खींची हुई हैं। कोई इतनी ख़ास तस्वीरें नहीं हैं, आई एम श्योर वासिफ देख के चकरा जाएंगे मगर आई होप आप लोग हमारे फ़ोन से खींची हुई, नो DSLRs वर यूज्ड, तस्वीरों को एंजॉय करें। एंड लालैन यू हैव अ वंडरफुल डे एंड सदा खुश रहो, फलो फूलो और जियो और लंबी उम्र। इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइज ऑल ऑफ़ यू फॉर द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जाना है, कल सुबह मुलाकात होगी आप लोगों से 9 बजे। एंड थैंक यू बाय द वे फॉर दिस लवली आउटफिट। मैं वार्डरोब कभी थैंक करना चाहती हूँ। कल सुबह मिलेंगे 9 बजे। अल्लाह हाफिज़।